नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन ब्रिटिश लाइव्स। और अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्यों डिस्कस करना है ब्रिटिश जीवन पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्यों डिस्कस करना है। तो पहली बात तो ये कि जो इम्पैक्ट वहाँ पर हुआ उसका इफ़ेक्ट हमको इंडिया में देखने को मिलेगा उस टाइम पर। अगर आपने मेरी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की सीरीज़ सुनी है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहाँ से इंडिया में लागू किए गए, बिकॉज दोज ऑफिसर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वाज हैपनिंग इन ब्रिटेन एट दैट टाइम। इस तरीके की चीज़ें हम कुछ डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग चेंज। तो आप जितने अलग अलग मॉडल्स, जितने अलग अलग देशों को देख के उनमें क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए, ये समझेंगे तो आपका एनालिसिस करने का तरीका स्ट्रांग होगा, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया स्ट्रांग होगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो चेंजेस ऐसे होंगे जिसका इम्पैक्ट हमको ऑलमोस्ट 100-150 ईयर्स आगे तक भी देखने को मिलेगा, राइट। तो आज हम देखते हैं व्हाट वाज दिस इम्पैक्ट। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और इसमें तो हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि एक पावरफुल मिडिल क्लास इमर्ज हुआ और एक प्रोलेटरिएट क्लास इमर्ज हुआ, लेबर क्लास। जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई वहाँ पर जो लेबर काम कर रहा था, वो जो लेबर वहाँ पर काम कर रहा था वो एक नया सोशल क्लास बन के खड़ा हुआ एंड इट स्टार्टेड डिमांडिंग सम पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा इम्पैक्ट ये था कि लॉ मेकर्स, जो पार्लियामेंट के सदस्य थे, उन्होंने स्टेट ऑफ लेबर को देखा। अब इसमें से बहुत सारे लॉ मेकर्स तो पूंजीपति थे, खुद भी एलिट्स थे। ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी जहां पर एलिट्स भी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलोंग विथ द मिडिल क्लास। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। यहाँ पर एलिट्स भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर ये, और देखिए फिर इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट यह है कि कुछ ऑफिसर्स जो ब्रिटेन के जो गवर्नर्स इंडिया में बने, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ के इंडिया के ज़मींदार भी उसी तरीके से फार्मर्स के लिए काम करेंगे जैसे ब्रिटेन में, बैक इन ब्रिटेन कुछ ज़मींदारों ने या कुछ लैंड ओनर्स ने अपने फार्म रिफॉर्म्स करे हैं, और ऐसा इंडिया में हुआ नहीं, है ना। बिकॉज दैट वाज द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग अलग था इंडिया और ब्रिटेन में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि किस तरीके से ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम दैट ज्योग्राफी टू दिस ज्योग्राफी, इसलिए ये समझना है। तो लॉ मेकर्स जो थे उन्होंने फिर लेबर की स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए लॉज बनाए आगे चल के, एंड दिस ब्रॉट अप द वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट एज अ वेलफेयर एंटिटी ये पहले इतना क्लियर नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म, जैसे चाइल्ड लेबर रिफॉर्म किया, वर्किंग आवर कंडीशंस, विमेन लेबर को उनके अराउंड लॉज बनाए गए। तो ये सारा जो है इससे रिफॉर्मिस्ट नेचर ऑफ, सॉरी नॉट रिफॉर्मिस्ट, वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट आगे सरफेस पर आया। देन इकोनॉमिक लाइफ में क्या इसका इम्पैक्ट था। तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रिप्लेस्ड कमर्शियल कैपिटलिज्म। अब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटेन को नए मार्केट चाहिए थे, एंड कैन यू सी नाउ, लाइक ये नए मार्केट को ढूंढने के लिए जब हम देखेंगे तो यहीं से ही फिर हमको इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के कनेक्शन निकल के आएंगे, क्योंकि इनको नए मार्केट चाहिए। तो अभी नए मार्केट कहाँ मिलेंगे, अपनी कंट्री में तो कितना कंजम्पशन होगा, तो बाहर कंज्यूम करवाने के लिए दे स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू मार्केट। फिर 1846 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट हुई विच वाज फ्री मार्केट पॉलिसी, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लिमिटेड एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब देखिए ये फिर से वहीं पर भी इंडिया पे भी अप्लाई हो रहा है, मिनिमम एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। तो जहां ये खुद सरकार बन गए वहां पे मिनिमम एक्सपेंडिचर करेंगे, है ना। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के लिए वो सही था नहीं, तो
कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमको इंडिया में देखने को मिलेंगी। एंड नॉन इंटरवेंशन इन सोशल इश्यूज, अगर आगे आपने इंडिया मॉडर्न इंडिया का सीरीज सुना होगा तो हम देखते हैं कि शुरू में जब ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा करना शुरू करा, मतलब पहले बंगाल में, कर्नाटक में जहाँ इनका कब्जा पहले हुआ, वहाँ पर इनकी पॉलिसी ही ये थी कि भाई हमको सोशल इश्यूज में नहीं पढ़ना है ना। ऑलमोस्ट until the late 20s 30s of the 19th century, मतलब 1820 1830s में फिर इन्होंने सोशल इश्यूज पे कुछ कुछ बातें करना, इंटरवेंशन करना शुरू करे, पर तब तक नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी। तो ये वही है द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट जो इन्होंने चला रखा था, वो ही कुछ जो आइडियाज हैं वो यहां पर भी लाके चला रहे थे। अब दूसरा क्या हुआ कि सोशल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आया। सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट क्या आया कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुआ फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, है ना, इन सर्च ऑफ जॉब। और इन सर्च ऑफ जॉब जो हमने देखा था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो हुए उसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जॉब्स चली गई थी, ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड नहीं होते थे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ, तो वो लोग सब सिटीज़ की तरफ गए। वहाँ पर जब पहुंचे तो सिटीज तैयार नहीं थी, उनके लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इसलिए कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स वाज एक्सट्रीमली पैथेटिक विथ वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट्स काफ़ी हाई थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन था उसके कारण से सिटी लाइफ फॉर वर्कर्स वाज वेरी 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 बैड। And lot of socialists at that time like Robert Owen tried to bring the attention of parliament towards this situation, है ना। और चौथा क्या था, कल्चरल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट, कंज्यूमरिज्म बढ़ते गया एंड कहते हैं ह्यूमन एम्पैथी नीचे आते गई। अल्फ्रेड टोनी बी जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म को पॉपुलराइज करा, उनका एक कोट है, मैन हैज मास्टर्ड नेचर बट इन डूइंग दैट ही हैज एनस्लेव्ड हिमसेल्फ टू द न्यू मैन मेड एनवायरमेंट दैट ही हैज कंजर्ड ऑल अराउंड हिम। मैन हैज कंडेम्ड हिमसेल्फ टू लिव इन सिटीज एंड टू मेक हिज लिविंग बाय वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। तो ये मतलब ये उसी टाइम दिखने लग गया था। तो यहीं पर हम देखते हैं चार्ली चैपलिन की मॉडर्न टाइम्स जो एक उन्होंने फीचर फिल्म बनाई थी, वो इसी बात को अच्छे से दिखाती है कि किस तरीके से इतनी बुरी लाइफ है ऑफ दीज वर्कर्स इन द सिटी। फिर पीबी शेली, वर्ड्सवर्थ, ये सब रोमांटिक राइटर्स थे। स्वच्छंदतावाद, याद करिए रोमांटिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म था कि जो करंट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट खड़ा होकर कुछ बातें करनी है। तो ये फिर से वहां उस टाइम के रोमांटिक राइटर्स ने वापस से यही बताया कि कितना they basically went to like pre-industrial era, और वहाँ पे कितना अच्छा गांव होता था, और अट्रैक्शन ऑफ pre-industrial era को इन्होंने डिपिक्ट किया, all these romantic writers like P.B. Shelley and Wordsworth। फिर चार्ल्स डिकेंस ने हार्ड टाइम्स लिखी, उन्होंने भी उसमें बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया है कि हाउ लंदन का लाइफ इतना बुरा हो गया है फॉर ऑल दीज वर्कर्स, फॉर पीपल हु हैव इमिग्रेटेड देयर। तो ये सारे कुछ इम्पैक्ट हैं ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके लिए कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होगा, है ना। तो रिस्पॉन्स सबसे पहले क्या है कि बिटवीन 1815 to 1848 देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन ब्रिटेन। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, है ना, क्या हुआ इस टाइम पे। तो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ये था कि देखिए ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो हमको पता है वो पहले से ही काफी स्ट्रांग थी, है ना, मिडिल क्लास पहले से ही कंपेयर्ड टू फ्रांस स्ट्रांग था। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्दर फ्यूल्ड द एस्पिरेशन ऑफ द मिडिल क्लास। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एकदम ऐसा एक जैसे
ऐसा इम्पैक्ट डाला कि अरे ये तो यहाँ की फ्रांस की मिडिल क्लास तो और पावरफुल हो गई है बिकॉज दे ओवरथ्रू अ मोनार्की, तो हमें और राइट्स और अधिकार चाहिए। दूसरा मैंने क्या कहा, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1815 टू 1848 वाले ब्रिटेन में हम देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, पावरफुल मिडिल क्लास आ रहा है और लेबर क्लास जनरेट हो रहा है। अब व्हाट वर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि एक न्यू क्लास ऑफ सोसाइटी, लेबर क्लास प्रोलेटरिएट जनरेट हुआ। फिर अराइवल ऑफ न्यू थॉट्स, है ना, अब नए नए थॉट्स आएंगे बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है। तो नए थॉट्स क्या है, सबसे पहले तो एक आइडिया ऑफ सोशलिज्म शुरू होगा और पीपल लाइक रॉबर्ट ओवन विल चैंपियन दैट आइडिया। दूसरा देखिए, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं बहुत सारे इसमें से, राइट। सो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल विल ट्राई टू गिव अ ह्यूमन फेस टू कैपिटलिज्म, विच इज द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और यूटिलिटेरियनिज्म की बात मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में भी होती है, विच इज जेरेमी बेंथम एंड जेम्स मिल, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ये एक तरीके से कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म को चैंपियन कर रहे हैं बट उसको थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म दे रहे हैं इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ present an opposition to all the talks around industrial revolution and how it has negatively affected social and cultural life. तो ये यूटिलिटेरियनिज्म। फिर एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ थिंकर्स था जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे थिंकर्स हैं, एंड इट वाज क्लोजर टू सोशलिज्म। एंड देन फाइनली देयर वाज क्रिश्चियन सोशलिज्म which was championed by people like Charles Kingsley, and what the idea was that the feeling of compassion in Christianity should also apply to social situation. तो ये कुछ ऐसे नए थॉट्स थे जो उस टाइम अब आएंगे in on surface, and then lots of journals, lots of magazines were published related to these like propagation of these thoughts. Similarly, political parties, तो टोरी पार्टी was जमींदारों की पार्टी, and later on only it will become the conservative party. And then there was Whig party was middle class party which will later become the liberal, and उसके थोड़े और चल के आगे लेबर पार्टी, and finally there was the reformist, right, the radical reformist, which was mostly constituted of the lower class which wanted, देखिए radicalism हम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, radicalism is connected to lower class which has nothing to lose, तो वो radical ideas को लेकर आगे बढ़ेंगे, right। तो ये तीन political parties, political sides active होंगे इस टाइम। अब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द मिडिल क्लास, राइट। तो सबसे पहले था एंड कॉर्न लॉस। कॉर्न लॉस के कारण क्या हो रहा था कि जो ब्रिटेन में कॉर्न की कीमत थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि बाहर से आप कॉर्न को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो कॉर्न लॉज ने ऐसे डिसाइड कर रखा था, ठीक है। तो मिडिल क्लास चाहता था कि भाई ये तो मतलब कमर्शियल कैपिटलिज्म वाली बात हो रही है, तो हमको तो फायदा नहीं होगा, है ना। तो एंड कॉर्न लॉज। दूसरा, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डज रिड्यूस टैक्सेस, जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उतने ज्यादा टैक्सेस, तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ राइट टू वोट। ना हाउ डिड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड, देखिए गवर्नमेंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन होते हुए देख लिया था, है ना, तो दे डिड नॉट वांट टू मेक द सेम काइंड ऑफ एरर कि इनकी डिमांड्स को सप्रेस किया जाए। दे न्यू दैट मिडिल क्लास इज बिकमिंग पावरफुल। तो 1846 में कॉर्न लॉज वर एंडेड एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज वर अडॉप्टेड। फिर रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर भी किया गया जहां जहां पॉसिबल था, एंड देन फाइनली 1832 में 6 लाख न्यू पीपल गॉट राइट टू वोट। तो ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट क्या सारी डिमांड्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली, गिविंग लाइक अंडरस्टैंडिंग कि मिडिल क्लास काफी पावरफुल है। अब हाउ वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर क्लास, उनका क्या हुआ, मिडिल क्लास का तो काम बन गया।
तो शुरू का जो फेज था वो था अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बाय लेबर क्लास, और उसको भयंकर तरीके से दबा दिया गया. जैसे उसमें एक एग्जांपल आता है कि एक ब्लैंकेटियर्स मार्च होता है कि गांवों से ब्लैंकेट ओढ़ के बहुत सारे लेबर वर्कर्स जो थे वो लंदन की तरफ दे ऑल स्टार्टेड मार्चिंग इन 1816, और वहां पे पुलिस ने फोर्स से उनको तितर बितर कर दिया, कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं. फिर इसी में 1819 में पीटरलू मैसेकर हुआ, जिसमें क्या हुआ, पुलिस फायर्ड ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. इट किल्ड लाइक किलिंग 11 पीपल एंड इंजूरिंग अनदर 400. तो ये दो, तो शुरू का जो अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था वो तो बहुत फोर्स से दबा दिया गया. ठीक है. दूसरा, फिर अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इसको चार्टिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. एंड द होल आइडिया वाज दैट दिस लेबर मूवमेंट हैड अ चार्टर. दे हैड सम डिमांड्स. क्या डिमांड्स थे कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोटिंग के राइट मिलना चाहिए, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए कि पता ना चले कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है ना. And they demanded that there should be some salary for members of parliament so that they can work for their people instead of thinking about their own sustenance, है ना. नहीं तो पहले क्या होता था कि जो पार्लियामेंट में, जो पॉलिटिक्स में लोग काम करते थे वो अपना सस्टेनेंस थोड़ा देखते थे, और फिर जब समय मिलता था तो पॉलिटिक्स के लिए काम करते थे. तो ये इन्होंने सैलरी की डिमांड करी. एंड देन दे डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. And final demand was election every year. And then in 1848 there was one of the biggest Chartist movement when 5 lakh laborers came to London, और इन्होंने बहुत सिग्नेचर्स लिए इस चार्टर पे, सम 6 मिलियन सिग्नेचर. प्रॉब्लम ये था कि इसमें से बहुत सारे फेक निकले, है ना. एंड देन इट रेन्ड इन लंदन ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड फिर भीड़ काफी तितर बितर हो गई. तो चार्टिस्ट मूवमेंट ने डिमांड्स तो काफी मतलब इस तरीके की उठाई थी जो लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे दे ऑल केम टू बी लाइक दे वर ऑल एक्सेप्टेड. शुरू में, शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि चार्टिस्ट मूवमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ. और क्या था कि इन द लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा, शुरू एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी 1918 में अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट मिल गया. 1872 में सीक्रेट बैलेट, सैलरी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लागू हो गया. तो आने वाले दिनों में एक्सेप्ट फॉर इलेक्शन एवरी ईयर सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया. तो ये देखते हैं, दिस इज हाउ द डिमांड्स ऑफ लोअर क्लास वर डेल्ट बाय पार्लियामेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन जो थर्ड एस्पेक्ट है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एस्पेक्ट देखा डिमांड्स ऑफ, सबसे पहले हमने देखा डिमांड्स ऑफ मिडिल क्लास क्या थी और उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या किया. फिर हमने देखा डिमांड्स ऑफ लोअर क्लास क्या थी और उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या किया. तो उसमें हमने अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, चार्टिस्ट मूवमेंट, एंड फाइनली अब हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ मार्क्सिज्म. देखिए, मार्क्स आ चुके थे 1848 में. उनकी जो किताब थी दास कैपिटल, वो उन्होंने पब्लिश कर दी थी. तो उससे उन्होंने एक क्या बोला कि एक प्रोलेटरिएट रेवोल्यूशन होगा और वहां होगा जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन है. तो मतलब उनका इशारा ब्रिटेन और जर्मनी की तरफ ही था, है ना, क्योंकि वहीं पर उन्होंने बोला कि कैपिटल और लेबर के बीच में सबसे ज्यादा क्लैश होगा. और मार्क्स ऑल्सो फॉर्म्ड अ सोशलिस्ट इंटरनेशनल इन 1860, बट ब्रिटिश लेबर वर नॉट अट्रैक्टेड टू कार्ल मार्क्स, है ना. क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रिटेन में मैंने क्या कहा, जो एलिट्स थे वो भी बहुत कुछ इन्वॉल्व होते थे इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन रिफॉर्म्स में. तो एलिट्स और मिडिल क्लास फॉर्म्ड एन अलायंस एंड दे केप्ट वर्किंग स्लो एंड स्टडी. मार्क्स का कहना पड़ता था कि अरे ये लोग जो भी कुछ तुमको दे रहे हैं उसको मत लो, क्योंकि ये स्वीट पॉइजन टाइप है. ये तुमको दे रहे हैं बट ये तुमको उलझा देंगे, ये तुमको अपने अधीन कर लेंगे. ये इस तरीके की बातें मार्क्स की करते थे. पर ये जो रिफॉर्म है, जो वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट जो बाहर निकल के आएगा, इसके कारण लेबर मार्क्स की तरफ कंप्लीटली नहीं जाएंगे, है ना. और दूसरा क्या हुआ, इंक्रीज्ड बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म.
जो ब्रिटेन का साम्राज्यवाद था, हर जगह कॉलोनीज बना रहे हैं, कॉलोनियलिज्म हो रहा है, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं साम्राज्य का, उसका फायदा लेबर क्लास को मिला। क्यों? क्योंकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, उनकी सैलरीज कंपेयर टू अदर लेबर इन अदर कंट्रीज वाज मच बेटर। तो ये सारी ऐसी बातें थी जिसके कारण से मार्क्सिज्म को ब्रिटिश लेबर इतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं करेगा, और मार्क्स निराशा में मरेंगे इन 1882। उन्होंने जो सपने देखे थे या बताए थे वो उनके जीते जी तो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ सबसे पहले थे, और फिर हमने डीप डाइव थोड़ा सा किया आज कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स में इसका क्या क्या इंपैक्ट आया, मिडिल क्लास ने क्या डिमांड करा, गवर्नमेंट ने क्या दिया, लोअर क्लास की क्या डिमांड्स थी और गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और मार्क्सिज्म क्यों नहीं फैला, ये आज हम के एपिसोड में हमने डिस्कस किया। एंड नाउ स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई या जब हो रही थी तो उनको तो पता ही नहीं था, तो वो बड़ी ऑर्गेनिक वे में होती चली गई। बट जो बाकी नेशंस थे, नाउ दे वुड वांट टू कैच अप टू ब्रिटेन, उनमें दो तरीके के इंपैक्ट देखेंगे। देयर वर नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना who kept the traditional ways of production and could not compete with Britain, and of course due to colonialism and imperialism का impact, these economies were completely doomed. ये काफी पीछे हो जाएंगी in competition to other countries, है ना। और जो दूसरे नेशंस हैं, they will now want to adopt a model that could be competitive with Britain but is not exactly like Britain but has their own contextual nature. So now we will see industrial revolution in America, Germany, Russian और जापान, इनके मॉडल्स को हम थोड़ा ध्यान देके देखेंगे in the next few episodes. तो आज हम यहीं पर अपना डिस्कशन पॉज करते हैं। आज हमने देखा कि क्या क्या कैसे कैसे इंपैक्ट हुए ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के विद इन ब्रिटेन, और बिकॉज ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म हाउ मेनी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स विल स्प्रेड टू द कॉलोनीज। इंडिया में हमको इसका इंपैक्ट देखने को भी मिलता है, एंड हाउ द अदर नेशंस विल अडॉप्ट देयर ओन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मॉडल्स, एंड वी विल डिस्कस दैट इन कमिंग एपिसोड्स। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, Jai Hind.